लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्लास। पहली बात तो मैं बता देता हूं, जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्लास 11th और 12th का बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट हो चुका है, हो रहा है। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग आवर सिलेबस फॉर 2021 2022 में भी कोई अगर देख रहा है, इसको किसी भी ईयर में कोई देख रहा है ना, मैं गारंटी बता रहा हूं, ये कर लेना मोर देन सफिशिएंट है। आपकी एनसीईआरटी पूरी की पूरी कवर हो जाएगी, मेरी प्रॉमिस है। एनसीईआरटी कवर, गाइड बुक कवर, कोई आपको और दिक्कत नहीं आने वाली है। जो भी मेरे को सुन रहा है, एक बार अटेंडेंस दे दो जल्दी से, एक बार जल्दी से अटेंडेंस दे दो और यहां पे लिख दो, अटेंडेंस दे दो जल्दी से और यहां पे लिख दो यस प्रेजेंट। फिर हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के। अगर अभी तक आपने नोट्स डाउनलोड नहीं करे तो प्लीज कृपया करके कर लीजिए। लर्न करो तो लाइव लर्निंग ऐप पे, हमारी एप्लीकेशन पे सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हैं। 1 रुपया नहीं खर्च करना है यहाँ पे, आपको 1 रुपया नहीं खर्च करना है। सारे के सारे नोट्स आपको मक्खन नोट्स है, बड़ी प्यार से बना रखे हैं, आपको डाउनलोड कर लेने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। अब अगर टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, वहां भी आ सकते हो, वहां भी आपको नोट्स से मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम बहुत ही रेलेवेंट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि ये चैप्टर 8 मार्क्स का आ रहा होगा। आज नेशनल इनकम खत्म करने के बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इनकम डिटर्मिनेशन। इनकम डिटर्मिनेशन समझ गए? इनकम डिटर्मिनेशन कौन सा? जो मैक्रो के हिसाब से, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से आपका चैप्टर 3 है, क्योंकि चैप्टर 2 मनी एंड बैंकिंग, चैप्टर 4 गवर्नमेंट बजट और चैप्टर 5 बीओपी, ये 3 चैप्टर्स तो हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा का सारा प्लेलिस्ट आपके लिए बना रखी है, प्लीज उनको देख लेना। आज मैक्रो इकोनॉमिक्स के वी विल बी कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 28 मार्क्स, क्योंकि जो नेशनल इनकम, जो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर 3 है, वो पूरा का पूरा है, सबसे हैवी चैप्टर है, वो 12 मार्क्स का है। ये वो कंप्लीट करके हमारा पूरा का पूरा मैक्रो खत्म हो जाएगा। इन शॉर्ट 40 मार्क्स कवर हो जाएंगे आज के दिन में। देखो ये पार्ट 7 है, इसके बाद पार्ट 8 भी आएगा। आज के दिन में हम खत्म कर लेंगे 28 मार्क्स, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने पहले 6 पार्ट्स नहीं देखे, देख के आओ, क्योंकि जो भी हम लॉजिक लगाने जा रहे हैं ना, आपको समझ आएगा हाँ यार ये तो बहुत ईजी है। पर समझ तभी आएगा मेरे भाई, समझ तभी आएगा, आप जहां से भी देख रहे हो, जो भी देख रहा है, समझ तभी आएगा जब आप पहले 6 पार्ट देख के आ जाओगे। क्योंकि हम ये ऐसे नहीं कि हाँ भी टॉपिक बढ़ा दिया, हो गया काम खत्म, 10 मिनट का टॉपिक है जी खत्म। पूरी की पूरी स्टोरी लेके चल रहे हैं। 7th पार्ट है, स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। पूरे नेशनल इनकम, माइक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम पार्ट 7 को, पूरे के पूरे चैप्टर की अगर हम यहां बात करें, हमने इसको 4 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया। ये आपको बात पता होनी चाहिए। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और लास्ट के 3 और 4 पार्ट, जिस ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स है। 3rd और 4th न्यूमेरिकल्स हैं। ये जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, 2 सेक्टर मॉडल जिसको आप बोलते हो, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल, रियल इनकम और नॉमिनल इनकम में डिफरेंस क्या होता है, ट्रांसफर इनकम और फैक्टर पेमेंट में डिफरेंस क्या होता है, ये सारा का सारा हम कवर कर चुके हैं। सर्कुलर फ्लो कर चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इनफैक्ट बहुत कांग्रेचुलेशंस, कल ही हमने नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का न्यूमेरिकल का, जो आप बोलते हो ना न्यूमेरिकल्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट, कि भाई जीडीपी एमपी क्या होता है, एनआईटी क्या होता है, सिमिलरली डेप्रिसिएशन क्या होता है, सब्सिडीज क्या होता है, इन सब के फॉर्मूलाज डन कर लिए हैं। हमें पता है इनके फॉर्मूला कैसे होते हैं। अब कल हमने रिसेंटली वी हैड स्टार्टेड विद मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के अंदर हमने पढ़े थे कि देयर आर 3 मेथड्स टू कैलकुलेट, टू मेजर नेशनल इनकम। अब वो जल्दी से बता दो 3 मेथड्स कौन से हैं, जल्दी से बता दो 3 मेथड्स कौन से हैं भैया। फर्स्ट हो गया वैल्यू एडेड स्लैश आउटपुट मेथड, सेकंड हो गया इनकम मेथड, और थर्ड जल्दी से बता दो कौन सा हो गया, थर्ड हो गया एक्सपेंडिचर मेथड। जो फर्स्ट है और सेकंड है, वैल्यू एडेड मेथड एंड इनकम मेथड, वो हम कल की क्लास में ऑलरेडी काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं, उसकी हम थ्योरी भी पढ़ चुके हैं, वो कैसे डिराइव होते हैं वो सारा का सारा हम पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, आप एक बार देख लो, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कि एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड से आप नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, और एक्सपेंडिचर मेथड के बाद 2-4 थ्योरी के क्वेश्चन है, जैसे एक डिफरेंस है रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी, वो आज हम खत्म कर लेंगे। आई एम श्योर आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा। लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्लास। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना जरूरी था, क्यों भैया 7 पार्ट्स आ चुके हैं हमारे, इसके 7 पार्ट्स जब आ चुके हैं ना, तो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि जो हमारे साथ नए बच्चे जुड़ रहे हैं, जो नया इस चैनल को देख रहे हैं, वो कंफ्यूज हो जाए कि यार पार्ट 7 बढ़ा दिया इन्होंने। तो मैं वही बता रहा हूं, एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, पार्ट 6 के 6 पार्ट्स आप देख के आओ, देख लिए तो बहुत बढ़िया। लेट्स स्टार्ट। हाउ विल यू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। अब जल्दी से मेरे को लिख के बता दो कमेंट सेक्शन में,
वैल्यू एडेड मेथड के और कौन से नाम होते हैं, जल्दी से लिख के बता दो। ये तुम्हारा होमवर्क है आज का कि भैया वैल्यू एडेड मेथड के होते हैं, बताओ जल्दी से। प्रोडक्ट मेथड मैंने बता दिया, दो और मेथड कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख के बताओ। सेकंड हमने क्या पढ़ा था, इनकम मेथड के दो नाम और पढ़े थे हमने, उसके बारे में लिख के बताओ, जल्दी लिख के बताओ मेरे को। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड और डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड। एक्सपेंडिचर का नाम दूसरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड। यस, हाउ विल यू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर और डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर। तो दूसरा नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर स्लैश इनकम, सॉरी स्लैश एक्सपेंडिचर मेथड। आई एम श्योर अभी तक बात क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट, अब इसको नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से, उसका पूरा फॉर्मूला दे रखा है, कुछ भी नहीं, आसान है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स इंकरिंग फाइनल एक्सपेंडिचर। अगर आपको कल वाला लेसन याद है, हमने टू सेक्टर मॉडल में पढ़ा था, जब भी हम एक्सपेंडिचर मॉडल देखेंगे हम किसके पर्सपेक्टिव से देखेंगे, एक्सपेंडिचर कौन करता है, हाउस होल्ड करता है। इस वाले मॉडल में हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर करता है। अरे किस पे एक्सपेंडिचर करता है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। तुमने टू सेक्टर मॉडल में पढ़ा था ना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर स्लैश कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, मतलब वो एक्सपेंडिचर जो कंज्यूमर कर रहे हैं ऑन व्हाट, ऑन बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड बाय द फर्म। जो फर्म गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रही है उसका कर रहे हैं, राइट। ठीक है जी, अब ये बात तो हमें आ गई समझ। अब इसके अंदर डिफरेंट सेक्टर्स हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको पहले बता देता हूं, अगर आपने कभी ना कभी सुना होगा इसके बारे में, इसमें वो वाला फॉर्मूला आने वाला है, C प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। ये x होता है एक्सपोर्ट्स, m होता है इंपोर्ट्स, i होता है इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन, g होता है गवर्नमेंट सेक्टर, c होता है हाउस होल्ड सेक्टर। तो ये उसकी ही बात कर रहा है। एट द एंड ऑफ द डे हम इस वाले फॉर्मूला पे तो पहुंच ही रहे होंगे। एट द एंड ऑफ द डे वी विल बी रीचिंग दिस फॉर्मूला गारंटीड। सबसे पहला है हाउस होल्ड सेक्टर, सेकंड है प्रोड्यूसर सेक्टर, थर्ड है गवर्नमेंट सेक्टर और फोर्थ है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ध्यान से सुनना आप। सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से इकोनॉमिक यूनिट्स हैं जो फाइनल एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं। हमारे हाउस होल्ड सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर है। ये वही बात हो गई जो सबसे पहले हमने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। व्हाट आर द फोर इकोनॉमिक सेक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। फोर इकोनॉमिक सेक्टर्स आर फर्म्स, हाउसहोल्ड्स, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल। पर हमने टू सेक्टर मॉडल में किन किन के बारे में पढ़ा हुआ है, सिर्फ हाउसहोल्ड और प्रोड्यूसर। गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में इस पूरे के पूरे टॉपिक में इतना कोई रेलेवेंस नहीं है, मतलब इस पूरे के पूरे चैप्टर में इतना ज्यादा रेलेवेंस नहीं है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, इसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हो। अब जैसे हाउस होल्ड सेक्टर क्या स्पेंड करता है वो ए में दे रखा है, गवर्नमेंट सेक्टर क्या स्पेंड कर रखा है वो बी में दे रखा है। सिमिलरली हमारा आई क्या होता है, अब देखो आपके पास, मैं पहले ही बता देता हूं, एक्सपेंडिचर मेथड में C प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम आएगा, उसके बारे में ही बात करनी शुरू कर दी है इन्होंने। जिसमें आपका जब भी हमें निकालना होता है नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड, ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, जिसमें हमारा सी क्या होता है, प्राइवेट फाइनल, इसके बराबर में आप लिख लो सी होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये वो एक्सपेंडिचर है जो हाउस होल्ड और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन इंकर करते हैं ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या ये बात क्लियर हुई। अगर यहां पे हम पढ़ेंगे तो सी हमारा क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय हाउसहोल्ड्स एंड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस। इन शॉर्ट, प्रोड्यूसर के अलावा हाउसहोल्ड्स कर रहे हैं बस स्पेंडिंग ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इंक्लूड्स, फिर इसके तीन कंपोनेंट्स हैं, इंक्लूड्स व्हाट, परचेजेस ऑफ ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल। वही आप गुड्स खरीद रहे हो तो वो मल्टीपल तरीके से हमने पढ़ रखे हैं इसी चैप्टर में, सेमी ड्यूरेबल हो सकते हैं, ड्यूरेबल हो सकते हैं, ये सारे के सारे गुड्स हो सकते हैं। सिमिलरली डायरेक्ट परचेज मेड अब्रॉड, आप डायरेक्टली परचेज भी तो कर सकते हो अब्रॉड से, वो भी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन के अंदर ऐड होने वाला है। और लास्ट सीओई, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पेड बाय नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउसहोल्ड्स। सीओई पर सीओई कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज वो नहीं पे कर रहा, कोई बिजनेस फर्म नहीं पे कर रही, वो तो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस पे कर रहे हैं। ये तीनों मेथड्स आपको, ये तीनों चीजें आती है प्राइवेट फाइनल में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नमेंट फाइनल की। देखो यहां पे हमारा जो हमने देखा था सी, तो भैया हमारा सी कंपोनेंट हो गया कंप्लीट। आई एम श्योर ये बिल्कुल समझ आ रही होगी बात, सी कंपोनेंट हो गया हमारा कंप्लीट। ये देखो सी प्लस जी था ना, तो सी वाला तो हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं जी की। गवर्नमेंट सेक्टर क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जी को हम इसके बराबर में लिख लो जी, इसके बराबर में आपने लिख लिया सी। इसको बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, पढ़ते हैं क्या है। इट इज इंकर्ड, ये इंकर होता है बाय जनरल गवर्नमेंट टू सैटिस्फाई टू पीपल। जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है इन शॉर्ट,
पब्लिक वेलफेयर के लिए। प्राइमरी मोटिव की अगर बात करें तो गवर्नमेंट का प्राइमरी मोटिव पब्लिक वेलफेयर होता है, और पब्लिक वेलफेयर होता है गवर्नमेंट का प्राइमरी मोटिव, और सेकेंडरी मोटिव होता है प्रॉफिट मेकिंग। बट एक जो प्राइवेट सेक्टर होता है, जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस जिसको तुम बोलते हो, उनका प्राइमरी मोटिव होता है प्रॉफिट मेकिंग, और सेकेंडरी मोटिव क्या होता है जल्दी बताओ? सेकेंडरी मोटिव होता है पब्लिक वेलफेयर। ठीक है जी, सही है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में हमने पढ़ लिया, उसके दो चार एग्जांपल दे रखे हैं, ये आप प्लीज एक बार नोट से पढ़ लेना। अब फिर हमारा आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं आई। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके थोड़ा सा इलोंगेटेड वे है, ये आपको पढ़ना है, ये आपके न्यूमेरिकल्स में देगा। हमने पढ़ा सी प्लस आई प्लस जी, एक्सपेंडिचर जब भी आए हमेशा ये लिख लेना। सी हमने पढ़ लिया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमने पढ़ लिया। अब ये आई क्या है? ये आई होता है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको आप जीडीसीएफ भी बोलते हो। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का फॉर्मूला होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक हमेशा क्या होता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक हमेशा का ऑप्शन, सॉरी, चेंज इन स्टॉक का हमेशा फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इंक्लूड क्या क्या करता है? वही ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट जो फिक्स एसेट पे कर रही है बिजनेस इन्वेस्ट। जितना भी बिजनेस इन्वेस्टमेंट हो रही है फिक्स एसेट पे, बिजनेस इन्वेस्टमेंट हो रही है फिक्स एसेट पे। ये देखो, मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा होगा कि ये तीन चीजें आपको अलग से देने रखी होगी, आपको सीधा बोल दिया जाएगा कि आपका जीडीसीएफ इतना है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इतना है। बस हम थ्योरी के लिए इन डेप्थ हमें पढ़ना है तो हम पढ़ रहे हैं। सिमिलरली रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, जो भी अमाउंट स्पेंड हो रहा है कंस्ट्रक्शन पे, कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट? फ्लैट्स, हाउसेस, वो इंक्लूड होने वाला है। जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही है फिक्स एसेट पे, जैसे बिल्डिंग मशीनरी, वो ऐड होने वाला है। और लास्ट में पब्लिक इन्वेस्टमेंट की भाई गवर्नमेंट स्कूल्स, डैम, रोड्स, इन पे जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, इन तीनों इन्वेस्टमेंट को मिला के हमारा क्या बनता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको हम आई भी बोलते हैं। हमारे फॉर्मूला के हिसाब से हम आई पढ़ रहे हैं। नोट, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इन्वेस्टमेंट आल्सो इंक्लूड नेट एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल्स। अरे नेट एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल्स का मतलब यह है, जरूरी नहीं है कि कोई चीज का ट्रांसफर हो तभी हो। फॉर एग्जांपल ऐसा भी तो हो सकता है, किसी आदमी की डेथ हो गई और उसके यहां बिल्कुल तिजोरी पड़ी है गोल्ड से भरी हुई, और उसने कोई बिल छोड़ के नहीं गया, तो वो क्या करता है? इसको एस्चीट्स भी बोलते हैं, एस्चीट्स भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट अगर कोई आदमी मर गया, उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं, कब्जा नहीं करती, उसको अपने अंदर रख लेते हैं, क्योंकि वो जो आदमी मरा है ना उसका कोई हेयर है, मतलब ना उसका कोई आगे बेटा है या कोई भी लीगल हेयर जिसको तुम बोलते हो कि लीगली उसको प्रॉपर्टी संभालने वाला या तिजोरी संभालने वाला कोई नहीं है। सिमिलरली इस केस में गवर्नमेंट एंटर करती है और बोलती है ठीक है, ये प्रॉपर्टी और ये तिजोरी हम रख लेते हैं, तो इसको बोलते हैं नेट एक्विजिशन। जब भी गवर्नमेंट के पास नेट एक्विजिशन आ रही होती है वैल्यूएबल्स की, वैल्यूएबल्स मतलब वही तिजोरी के अंदर जितने भी आपके लॉकेट्स होते हैं और ज्वेलरी होती है, वैल्यूएबल्स उसको बोलते हैं, वो भी हमारे इन्वेस्टमेंट में होगा। अब चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला दे रखा है बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, राइट। इसके बाद अब आप बोलोगे सर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम हम कर लेंगे। एक्स माइनस एम क्या है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। ये तो ये तो फैक्चुअल बात है यार, जो भी कंट्री की एक्सपोर्ट्स है माइनस इंपोर्ट्स अगर कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स माइनस एम। तो हमारे पास एक्स माइनस एम आ जाएगा, राइट। अब जब ये चार चीजें ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ रहा होगा जीडीपी एट एमपी। बहुत बढ़िया, जीडीपी एट एमपी अगर आ जाएगा तो हम एनएनपी एट एफसी हमें निकालना है, क्योंकि एनएनपी एट एफसी हमारा क्या होता है? नेशनल इनकम। एनएनपी एट एफसी हमारा नेशनल इनकम होता है, नेशनल इनकम का शॉर्ट फॉर्म है एनएनपी एट एफसी, याद रखना। डोमेस्टिक इनकम का शॉर्ट फॉर्म क्या है? मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, डोमेस्टिक इनकम का शॉर्ट फॉर्म क्या है? बहुत बढ़िया। अब जब जीडीपी एट एमपी आ गया, उसमें से डेब माइनस करेंगे, एनएफआई ऐड करेंगे और एनआईटी माइनस करेंगे, तो हमारा एनएनपी एट एफसी आ गया, खत्म बात। हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला डिराइव हो गया, पूरा का पूरा फॉर्मूला डिराइव हो गया। अगर फिर भी ये बात समझनी है कि एलएचएस आरएचएस कैसे मैच हुए, एक बार बता देता हूं। हमने हमेशा याद रखा है, इसको हम लेंगे एलएचएस, और मान लो अभी ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये हो गया आरएचएस। अब हमें आरएचएस और एलएचएस को इक्वल रखना है, पर अभी है नहीं, क्योंकि लेफ्ट में लिख रखा है एनएनपी एट एफसी, राइट में लिख रखा है जीडीपी एट एमपी। ठीक है, सबसे पहले लेटर से स्टार्ट करेंगे भैया। एन है यहां और जी है यहां। अरे ग्रॉस के अंदर मैं एनआईटी अगर माइनस कर दूं, सॉरी, ग्रॉस के अंदर अगर मैं एनआईटी, सॉरी, ग्रॉस के अंदर अगर मैं डेप्थ माइनस कर दूं तो मेरे पास नेट आ जाएगा। यस, बिकॉज नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्थ। क्या ये बात समझ आई?
क्या है, बिल्कुल क्लियर है, ग्रॉस इज इक्वल टू सॉरी नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्थ। तो यहाँ पे ठीक है जी, तो यहाँ पे हम आगे फर्स्ट स्टेप पे जब हमने लिख दिया डेप्थ, अब ये कटा हुआ है तो माइनस डेप्थ हो गया, ठीक है। तो एन लेफ्ट में हमारा एन आ गया, फिर एनपी और डीपी, जब नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एनएफआईए, हमेशा तुमने ये बात पढ़ी हुई है, तो प्लस एनएफआईए हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है जी, प्लस एनएफआईए भी हमने लिख दिया। अब एफसी और एमपी में क्या डिफरेंस होता है, एफसी फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी, तो इससे हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला डिराइव हो चुका है, तुम्हें समझ आ जानी चाहिए, राइट। ये देख लो, एनएनपी एट एफसी इज इक्वल टू जी डिवाइडेड एमपी माइनस डेप्थ क्योंकि हमारा ये फॉर्मूला है, प्लस एनएफआईए क्योंकि ये फॉर्मूला है, और माइनस एनआईटी क्योंकि ये वाला फॉर्मूला है। बिल्कुल क्लैरिफिकेशन से बता दिया है, आई एम श्योर मजा आ गया होगा पढ़ के। कुछ प्रिकॉशंस हमें लेने पड़ते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कभी भी एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं होता, हम बात कर चुके हैं। वैल्यू एडेड में भी हमने बात करी थी, जब भी एक्सपेंडिचर कुछ इंकर हो रहा है इंटरमीडिएट गुड्स की कंजम्पशन में, जिसको आप इंटरमीडिएट कॉस्ट भी बोलते हो, वो इंक्लूडेड नहीं होगी, ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड नहीं होगी, ये भी हम पढ़ चुके हैं, इसी चैप्टर में पूरा पढ़ चुके हैं, ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड नहीं होगी। सिमिलरली इट इंक्लूड्स इंप्यूटेड एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन, जो हमने पढ़ा था इंप्यूटेड रेंट, जैसे हमने रेंट के दो पार्ट पढ़े थे, एक तो है एक्चुअल रेंट और एक है इंप्यूटेड रेंट, तो इंप्यूटेड रेंट यस इसमें इंक्लूड होगा। सिमिलरली एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड हैंड गुड्स नॉट इंक्लूडेड, जो भी सेकंड हैंड गुड्स की अगर तुम ट्रांजैक्शन कर रहे हो, सेकंड हैंड गुड्स की अगर ट्रांजैक्शन हो रही है तो सर वो इंक्लूड नहीं होने वाली, वो इंक्लूड नहीं होगी। वन देखो 1 2 3 1 2 4 1 2 4 इंक्लूड नहीं होगा, 3 इंक्लूड होगा, तो इस पे कांटा लगा दो ऐसे। ये सारा का सारा आपको कहां मिल जाएगा, एप्लीकेशन में, सारे के सारे नोट्स प्लीज अभी क्या डाउनलोड कर लेना। अब हम बात करते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइस वर्सेस नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहा हूं यहां पे क्योंकि ये आएगा, मैं गारंटी बता रहा हूं आएगा, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज एक बार इसको सुन लो। नेशनल इनकम, पहली बात तो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस को तुम एनएनपी एफसी और एनएनपी एमपी मत मान लेना। देख लो, एनएनपी एट एफसी और एनएनपी एमपी वाला कोई मामला नहीं है यहाँ पे। एनएनपी एट एफसी और एनएनपी एट एमपी तो अलग चीज है, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी, उसमें तो सिर्फ एनआईटी का डिफरेंस होता है, ये कॉन्सेप्ट अलग है। एनएनपी एट एफसी एनएनपी एट एमपी का कॉन्सेप्ट अलग है, याद रखना। तो स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस, राइट। करंट प्राइसेस का मीनिंग, ये सारा का सारा डिफरेंस आप पढ़ सकते हो आराम से, मोटा मोटा समझाते हैं आपको यार। ये सारा का सारा मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, पहली बात तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन डाल दी कि मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर मेजर एट करंट प्राइसेस, करंट ईयर के प्राइसेस क्या चल रहे हैं, और यहाँ पे बिल्कुल सेम डेफिनेशन है यहां तक, मेजर एट कांस्टेंट, मेजर एट प्राइसेस ऑफ अ बेस ईयर। तो क्या होता है, एक हम बेस ईयर मान के चलते हैं, जो कि इंडिया में जो हम बेस ईयर मान के चलते हैं वो मेरे ख्याल से 2011 है, 2011 और 2013 है, प्लीज एक बार इसको रीचेक करना। ये जो नेशनल इनकम कैलकुलेट होते हैं वो बेस ईयर के प्राइस पे होती है, बेस ईयर प्राइस ऑफ द बेस ईयर, और ये करंट ईयर के प्राइस पे। फॉर एग्जांपल 2021 चल रहा है लेट्स से, तो नेशनल इनकम कैलकुलेट होगी 2021 के करंट मार्केट प्राइसेस क्या चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल आज ब्रेड 100 रुपए की है, लेट्स अज्यूम हाइपोथेटिकल ले लेते हैं, आज ब्रेड 100 रुपए की है, पर 2011 में एक ब्रेड की कॉस्ट क्या थी भैया, 2011 में थी 40 रुपए की। तो नेशनल इनकम को जब हम कांस्टेंट प्राइसेस पे कैलकुलेट करेंगे तो हम बेस ईयर लेंगे, बेस ईयर हमारा होता है एक, कोई ना कोई हर कंट्री का कोई ना कोई बेस ईयर होता है। तो हम नेशनल, तो जब हम ब्रेड कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेजर करेंगे, तो हम 2011 में क्या प्राइसेस चल रहे थे उसको मेजर करने वाले हैं, ठीक है जी। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये एक इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडेक्स है, मैं बताता हूं क्यों। इसमें एक बहुत बड़ा फॉर्मूला, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट निकल के आता है आपके पास, इन्फ्लेशन। एक हमने, मुझे याद नहीं आ रहा चैप्टर, शायद यही चैप्टर था, हमने पढ़ा था कि हाँ यही चैप्टर था, एक्सटर्नैलिटीज करके एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने बात करी थी, आपके पास ये टॉपिक आएगा इसी चैप्टर में। ऐसा क्यों नहीं बोल सकते तुम कि जीडीपी अगर किसी कंट्री का इंक्रीज हो रहा है तो जरूरी है कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही होगी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में जीडीपी था 10 ट्रिलियन, नेक्स्ट ईयर में जीडीपी हो गया 11 ट्रिलियन, टोटल वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो 1 ट्रिलियन से बढ़ गया ना। बट ये इकोनॉमिक ग्रोथ का ट्रू मेजर क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि इन्फ्लेशन भी तो तुम अकाउंट में करो। इन्फ्लेशन का मतलब ये है हर चीज जो आज तुम्हें दिख रही है, आज जो मिल रही है, एक साल बाद फॉर एग्जांपल ये बॉटल 20 रुपए की मिल रही है,
एक साल बाद ये बॉटल 20 रुपए की नहीं मिलेगी, एक साल बाद ये बॉटल का प्राइस बढ़ जाएगा। इसे बोलते हैं जनरल इन्फ्लेशन प्राइस, जनरल इन्फ्लेशन लेवल। यार हम नॉर्मली एज्यूम करके चलते हैं कि जितने भी आपके स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी तुम दुनिया में चीज बोल दो उसके ऊपर इन्फ्लेशन लगता है। कि अगर सेकंड हैंड गुड्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं न्यू प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं। सेकंड हैंड गुड्स की तो मोस्टली प्राइस फॉल होता है एक्सेप्ट फॉर लैंड। टाइम के साथ साथ अगर कोई तुमने गुड बेचना है तो उसके टाइम के साथ साथ प्राइस फॉल हो रहा होगा, सेकंड हैंड बेचना है तो। बट अगर तुम्हें नया गुड खरीदना है, फॉर एग्जांपल आज ये मैंने ब्रांड न्यू बॉटल खरीदी 20 रुपए की, एक साल बाद मैं सेम ब्रांड न्यू बॉटल देख रहा हूं हो गई 22 रुपए की, तो वो 2 रुपए क्या है यार। प्रोड्यूसर कुछ भी बोल सकता है, ये भैया मटेरियल महंगा आ रहा है, बोलते हैं ना भैया माल ही महंगा आ रहा है, पीछे से क्या करे। तो वो महंगा क्यों आ रहा है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रेट कौन डिसाइड करता है? हमारी जो इकोनॉमी है उसका इन्फ्लेशन 5 to 7% चल रहा होता है। इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 5 to 7% चल रहा होता है। तो ये क्या है इन्फ्लेशन? मतलब अगर आज 5% इन्फ्लेशन का मतलब यह है, अगर आज कोई चीज 10 रुपए की है ना, 100 रुपए की है अगर आज कोई चीज, तो एक साल बाद वो चीज 105 रुपए की हो जाएगी। 5% इन्फ्लेशन रेट का मतलब ये है। तो हम जनरल एक प्राइस हाइक लेके चलते हैं, उसको हम बोलते हैं करंट मार्केट प्राइसेस। अब 2011 से तो ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन लगता आ रहा है और आज होगी 2021। 10 साल पहले वाला प्राइस, अगर मैं बोलूं 10 साल पहले क्या ये बॉटल बनती थी? हाँ जी बनती थी। क्या इस बॉटल का प्राइस सेम था जो आज है? नहीं, सेम नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन लग गया है। तो यार ये इकोनॉमिक ग्रोथ का एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। इट इज नॉट अ गुड टूल फॉर मेजरिंग, बताया ना, क्योंकि करंट प्राइसेस एक रियलिस्टिक टूल नहीं है मेजर करने का कि जीडीपी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन उस केस में अकाउंट होता है। पर जो आपका कांस्टेंट प्राइसेस है, हाँ वो एक अच्छा टूल है। अगर 2011 के नेशनल इनकम को तुम 2021 के नेशनल इनकम से कंपेयर कर रहे हो ना, तो 2011 में जो प्राइसेस थे उनको ही कांस्टेंट रखो, उनसे ही सारी की सारी गुड्स एंड सर्विसेज जो 2021 में बनी है या प्रोड्यूस हुई है या सर्कुलेट हुई है, इकोनॉमी में सर्कुलेट हुई है, उनको करंट प्राइसेस पे मत करो। करंट प्राइसेस पे तो ऑब्वियसली जीडीपी बढ़ा हुआ दिखेगा, पर अगर तुम्हें रियल इकोनॉमिक ग्रोथ चेक करनी है तो तुम्हें आज का नेशनल इनकम भी बेस ईयर के प्राइस पे ही मेजर करना चाहिए। कॉजेज ऑफ चेंज, इट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन द बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी। बट ये सारा का सारा सिर्फ क्वांटिटी पे होता है। जीडीपी असली ग्रोथ कब होगी? जीडीपी की असली ग्रोथ तब होगी जब क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, मतलब सप्लाई ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है। पर यार इस केस में ना, जो आपका आप बोल सकते हो करंट प्राइस के केस में क्वांटिटी हो सकता है बढ़े या ना बढ़े, वी डू नॉट नो, बट प्राइस तो गारंटीड बढ़ रहा है। तो इट इज अफेक्टेड, जो करंट प्राइस है इट इज अफेक्टेड बाय बोथ क्वांटिटी एंड प्राइस। बट ये बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कांस्टेंट प्राइसेस है, ये बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ का टूल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सिर्फ क्वांटिटी के ऊपर फोकस करता है, प्राइस एलिमेंट तो डिलीट ही कर देता है। आई एम श्योर बिल्कुल समझ आ गया होगा। कंपैरिजन, इट इज नॉट सुटेबल फॉर कंपेयरिंग द नेशनल इनकम ऑफ डिफरेंट ईयर्स। बताया, अगर नेशनल इनकम ऑफ डिफरेंट ईयर निकालनी है तो करंट प्राइसेस नहीं, कांस्टेंट प्राइस पे करो। ये अच्छा टूल है, ये अच्छा टूल नहीं है। सिमिलरली कैलकुलेशन, इसकी कैलकुलेशन ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लो। करंट प्राइस इंटू करंट क्वांटिटी, बेस प्राइस इंटू, यहां पे यार आपका करंट प्राइस को बोलते हैं P1 और करंट क्वांटिटी को बोलते हैं Q1। ये अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम हमारे पास आ जाएगी नेशनल इनकम, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। पर यार एक होता है P0, P0 को आप बोलते हो, P0 को बोलते हो बेस प्राइस, बेस ईयर प्राइस बोलते हो P0 को। अगर हम P0 बेस ईयर प्राइस को करंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी नेशनल इनकम एट कांस्टेंट ईयर। तो यस, एब्सोल्युटली राइट। इट इज आल्सो नोन एज नॉमिनल नेशनल इनकम और इसको बोलते हैं रियल नेशनल इनकम। आई एम श्योर ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसको बोलते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम और इसको बोलते हैं रियल नेशनल इनकम। आई एम श्योर आज के लिए ये क्लास काफी इनफ है, काफी टाइम हमने ले लिया है और आपको मजा आ गया होगा पढ़ के। देखो, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस, नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डेफिनेशन करके जानी है, डिफरेंसेस करके जाने हैं। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास आ रहा होगा ये सवाल, मेरी गारंटी है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, प्लस हमारा रियल एक डिफरेंस आएगा और कन्वर्जन फ्रॉम नॉमिनल टू रियल जीडीपी। नॉमिनल और रियल जीडीपी के बारे में बेसिकली नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। नॉमिनल एंड रियल जीडीपी के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम बात कर रहे होंगे। आज जल्दी से रिवाइंड करते हैं, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एक्सपेंडिचर मेथड निकलता कैसे है, एनएनपी एट एफसी निकाल दिया। पहले क्या लिखना हमारे पास? जीडीपी एट एमपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जिसमें हमारे पास एक्स माइनस एम एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स है, जी है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उसके हमने कंपोनेंट्स पढ़ लिए, आई है इन्वेस्टमेंट कैपिटल, जिस इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसके भी हमने कंपोनेंट्स पढ़े, उसके हमने 4 कंपोनेंट्स पढ़े थे और हमने देखा था ट्रांसफर इनकम ऐड नहीं होती।
फिर हमने प्रिकॉशंस पढ़े, क्या क्या ऐड नहीं होता, कंजम्पशन पढ़ा, प्राइवेट कंजम्पशन क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये सारा हम करके आ चुके हैं। फिर हमने पढ़ा नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस एंड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस, उसके बीच में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करके जाना है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ रहे होंगे नॉमिनल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी क्या है, जीडीपी की डेफिनेशन क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसका कन्वर्जन के ऊपर आपके पास कि नॉमिनल जीडीपी को आप रियल जीडीपी में, रियल जीडीपी को आप नॉमिनल जीडीपी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ये नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ लेंगे। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल, नेक्स्ट क्लास थोड़ी इंपॉर्टेंट होगी, ऑलमोस्ट 1 घंटे की क्लास होने वाली नेक्स्ट क्लास। प्लीज बने रहना और साथ में जुड़े रहना। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। पार्ट 7 हमारा खत्म हो गया है, सेकंड लास्ट पार्ट था आज इस चैप्टर का। पार्ट 8 थोड़ा लंबा जाएगा, पार्ट 8 खत्म करने के बाद बल्ले बल्ले, लिख लो जी, पार्ट 8 खत्म करने के बाद बल्ले बल्ले नेशनल इनकम तुम्हारा A to Z कवर हो जाएगा। ये नोट्स अगर डाउनलोड नहीं करें तो प्लीज जाके कर लो, लर्न करो, तो लाइव लर्निंग ऐप है, आपको A to Z दुनिया के बेस्ट नोट्स फॉर क्लास 12 मिल जाएंगे। सारे के सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन की, हमारी लाइव क्लासेस कब कब आ रही हैं, कब कब अपडेट हो रही हैं, सारी की सारी क्लासेस नोटिफिकेशन आपको वहां मिल जाएंगी। प्लस लाइव क्विजेस भी आप वहां पे दे सकते हो अपने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्री क्विजेस भी हैं, पेड क्विजेस भी, आप देखें तो देखो आपको मजा आ जाएगा, रिवीजन हो जाएगी, पास्ट ईयर पेपर्स हैं, नोट्स हैं, और एक बहुत मेजर बात, एक बहुत तगड़ी बात, ऑल वीडियो लेक्चर्स एट वन प्लेस। अरे ये तो कमाल हो गया, नेशनल इनकम के लिए मुझे दोबारा यूट्यूब पे नहीं आना। नेशनल इनकम पढ़ना है ना, अगर 7 के 7 पार्ट्स, यूट्यूब पे मत आना, एप्लीकेशन में चले जाना, क्योंकि यूट्यूब पे तो व्लॉग आ रहे हैं दबा के, फ्लाइंग बीस्ट का व्लॉग, खैरी मिनाटी का रोस्ट, तो यार उस केस में थोड़ा आदमी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर आपको पढ़ना है यहाँ पे चले जाओ, जो भी हम लाइव ले रहे हैं यूट्यूब पे, सारा का सारा आपके पास क्लासेस यहाँ पे मिलने वाली हैं। नेशनल इनकम का एक अलग से फोल्डर मिलेगा, वहां पे आपको 7 पार्ट मिलेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा, आराम से आप वहां पे जाके देख सकते हो। बोर्ड्स के लिए तैयारी करनी है, 100% पहुंच जाना वहां पे। अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो तो प्लीज यार टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लो। क्लास 12 वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, कॉमर्स वाले कॉमर्स का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, ह्यूमैनिटीज वालों के लिए ह्यूमैनिटीज का टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करना, इस सेशन को लाइक कर दो क्योंकि आपके बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काम आएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।